ईआरटी जोन में लूसेंट का फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। आपको जैसे पता है फिजिक्स में हीट चैप्टर कर रहे हैं। हीट आई थिंक कौन सा चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर है, ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमें डिस्कस करना है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब अगले 2-3 दिन में हम खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 20 के बाद वाला टॉपिक हमारा सब हो चुका है। मतलब हम कर चुके हैं 20, 21, 22, 23 सब कर चुके हैं। केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम सब बहुत जल्दी आने वाले हैं अब। तो इस वीडियो में ये 2 वीडियो ऑलरेडी हीट पे आ चुका है, छोटी छोटी वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्लियर? वो कहाँ पे हैं हम अभी? यहाँ से हमें करना है। चलिए, पहला टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। सिंपल है। स्टेट 3 टाइप के होते हैं। किसी भी मटेरियल 3 स्टेट में हो सकते हैं। एक हो सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा प्लाज्मा भी होते हैं, लेकिन उसको हमें नहीं डिस्कस करना है। सिंपल अभी हम इन तीनों की बात करते हैं। तो कोई मटेरियल अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, इसको चेंज इन स्टेट बोलते हैं। कि कोई सब्सटेंस अगर एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड से गैस में, या सॉलिड से गैस में, इसको डिस्कस करना है। क्लियर? तो सबसे पहला फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही बात है। फ्यूजन का मतलब होता है कोई फ्यूज हो गया, यानी सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पहले ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिगर से हम समझ ले रहे हैं। मेल्टिंग हुआ, इसका मतलब सॉलिड पिघल गया, मेल्ट कर गया। तो मेल्ट करेगा तो लिक्विड में। अब लिक्विड अगर वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन मतलब पानी को अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, हवा में कन्वर्ट होने लगेगा ना, वाष्प में, उसी को बोलते हैं वेपर। तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्लियर? ये तो हो गया। अब एक और तरीका होता है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी डेफिनेशन समझ लीजिए। पहला होता है फ्यूजन या मेल्टिंग, सिंपल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? अब 3 टर्म और है। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लेकिन लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। पानी को आप फ्रीज में रखते हो तो फ्रीजिंग हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। सिंपल। उसके बाद लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होगा उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, लेकिन वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसको लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन का मतलब वेपर का इतना कम टेम्परेचर हो गया जिसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये आपको देखने को मिल सकता है कहाँ, आपके सामने। एक आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खरीद के उसको 2 मिनट के लिए बाहर रखो, देखना उस कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे के उस पर ड्रॉपलेट आ जाएंगे। ड्रॉपलेट कहाँ से आए? अंदर से निकले? नहीं भाई, बाहर के एयर था, एयर जो उससे टकरा रहा था बार बार ऐसे ऐसे, वो उस एयर का टकराने के बाद एयर का टेम्परेचर कम गया, जिसके कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? और सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हुआ उसको सब्लिमेशन, लेकिन अगर उल्टा हो उसको बोलते हैं होरफोस्ट। क्लियर? अगर वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको बोलते हैं होरफोस्ट। क्लियर? अब तीनों को, अब इस सब को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला होता है क्यों होता है कि देखो, डेफिनेशन तो हमें पता है कि फ्यूजन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन फ्यूजन कब होता है, किस टेम्परेचर पे होता है? एक टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एक आपको पता है बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा का टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। यानी 0 वो पॉइंट है जहाँ 0 से थोड़ा आगे हुआ तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। 0 से कम हुआ तो सॉलिड ही रहेगा। तो हम इस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और इस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि जिस पॉइंट के बाद इधर थोड़ा कम होगा तो फ्रीज हो जाएगा, राइट साइड में मेल्ट होने लगेगा।
क्लियर। तो आपसे एक रिलेशनशिप पूछ सकता है। एक रिलेशनशिप क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा बराबर हो सा। क्लियर। फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, फ्रीज हो गया, मतलब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। द प्रोसेस बाय व्हिच सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सिंपल, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। और फॉर ए सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज विद द चेंज इन प्रेशर। देखो किसी का मेल्टिंग पॉइंट कौन पॉइंट है, जब वो ऐसा टेम्परेचर, वो पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। मेल्ट कर, ऐसा नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही थोड़ा हुआ कि एकाएक मेल्ट कर जाएगा पूरा, नहीं, मेल्ट करना शुरू कर देगा। भाई आप जैसे बर्फ़ को निकालते हो, रूम में रखते हो, तो रूम का टेम्परेचर होता है 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर पे एकाएक पूरा पिघल नहीं जाता है, पिघलना शुरू होता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, कुछ समय बाद पूरा पिघल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रेशर को चेंज करने पे मेल्टिंग पॉइंट पे कोई प्रभाव पड़ता है, क्या प्रेशर को चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट पे कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का चेंज होता है प्रेशर को चेंज करने पे। कैसे? इसमें 2 केस है भाई, ये ध्यान से सुनना। पहला केस है मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा इन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजन। भाई अब बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ। 2 केस ले लेते, एक केस लेते आइस का, एक केस लेते हैं वैक्स का। क्लियर। दोनों की कुछ मेल्टिंग पॉइंट है। अब हमें ये तो पता करना है ना कि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर को बढ़ाने पे बढ़ेगी या घटेगी। प्रेशर क्या होता है, आप उस पर दबाव दे रहे हो। जैसे सॉलिड है, जैसे आइस है, आइस पे आप ऊपर से धक्का मार रहे हो। क्लियर। सिंपल देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के पड़ने पे, कोई सब्सटेंस है प्रेशर के पड़ने पे, यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द प्रेशर। सिंपल, 2 सब्सटेंस हम लेते हैं आइस और वैक्स। अभी हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ध्यान नहीं देना है। प्रेशर दोगे तो आइस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, थोड़ा धंसेगा ना। और वैक्स क्या होगा, प्रेशर देने पे क्या होगा, फैलेगा। क्लियर। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें फ्यूजन होता है, सिंपल, कोई सब्सटेंस है, मैंने एक चीज़ उल्टा बोल दिया कि कोई, देखो 2 सब्सटेंस एग्जांपल लेते हैं, एक है आइस, यहाँ पे 2 एग्जाम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस पे गलत है, क्योंकि हमेशा प्रेशर देने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता, हमेशा नहीं होता। 2 केस ले लेते, एक आइस और एक वैक्स। आप एक तो तरीका है इसको क्या करोगे, पिघलाओगे, एक तरीका है इसको पिघलाओगे। इसको पिघलाओगे ना तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा कमेगा। इसको पिघलाओगे तो क्या होगा, ये फैलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फैलेगा, ये मतलब सिकुड़ेगा और ये फैलेगा। अब हुआ क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेज विथ चेंज इन प्रेशर। ये पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, लेकिन कमता है या ज़्यादा होता है ये देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो। ऐसा सब्सटेंस जो फ्यूजन के प्रोसेस में या मेल्टिंग के प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सिकुड़ रहा है, वो उस सब्सटेंस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यानी प्रेशर आप जितना दबाव दोगे ये जल्दी पिघलने लगेगा।
लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप इसको पिघला रहे हो। ये पिघलाने से क्या होता है, फैलता है। इसका मतलब आप इस पे जितना प्रेशर दोगे मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ेगा। सिंपल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच एक्सपेंड इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द प्रेशर। ये उल्टा होता है। यानी आइस में क्या होता है, आइस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। आइस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइस को अगर आप फ्यूजन करते हो तो क्या होता है, सिकुड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप ये याद रखना। और वैक्स में क्या होता है, फैलता है। फैलने के कारण क्या होता है, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर के बाद वो सब्सटेंस पिघलने लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर कोई इम्प्यूरिटी मिल गया है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब वो जल्दी पिघलने लगेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन दो मेथड से होता है, एक होता है इवापोरेशन, एक होता है बॉयलिंग। इवापोरेशन का सिंपल मतलब होता है, आप ऐसे सुनते होइएगा ना कि नीचे पानी रखा है नदी, सन अपने लाइट से क्या कर रहा है, इवापोरेट होता है। यहाँ का लिक्विड क्या हो गया, यहाँ का गैस यानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। एक होता है, दूसरा कौन होता है, बॉयलिंग, जब आप पानी को गर्म करते हैं, जिसको हम एबुलिशन भी बोलते हैं, एबुलिशन। क्लियर। अब देखो इवापोरेशन क्या है, अब देखते हो दोनों, इवापोरेशन और बॉइलिंग तो हमें डिस्कस करना ना। इवापोरेशन का मतलब होता है ए प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन which takes place only from the exposed surface of liquid that at all temperature is called evaporation। सिंपल भाई, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाए। इवापोरेशन सन कर रहा है ना, तो सन सुबह में भी करेगा, सन शाम में भी करेगा, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है ना। लेकिन आपको क्या पता है, बॉयलिंग, ध्यान देना, बॉयलिंग सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही होता है। यानी बॉयलिंग सिर्फ एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। लेकिन इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर होता है, फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं है। The process of vaporization which takes place only from the exposed surface of liquid। एक सरफेस है, पोखर है, पोखर से किसी भी समय इवापोरेशन हो रहा है। दोपहर में ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी, सुबह में भी, शाम में भी। लेकिन आप पानी गर्म कर रहे हो पतीले में तो तभी गर्म होगा, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक उबलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं बॉयलिंग। तो बॉयलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। द टेम्परेचर व्हिच बॉयलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड बॉयलिंग पॉइंट, जो कि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कंडेंसेशन प्रोसेस कहाँ देखते हैं, एक तो पेप्सी के बोतल पे देखते हैं, और दूसरा हम कहाँ देखते हैं, जब बारिश बनती है, नीचे से एयर गया, इवापोरेशन होके एक समय के बाद क्या होता है, वो एयर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखो कंडेंसेशन जब प्रोसेस है तो हम समझिए। अब ये दो पॉइंट अलग है, मतलब ये कंडेंसेशन का नहीं समझिए, ये दोनों अलग हैं, ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द प्रेशर, मतलब जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ध्यान देना, प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, जिस टेम्परेचर पे, ध्यान देना, जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करना शुरू हो जाता है। तो अब देखो, अब एक केस मैं आपको बताता हूँ। आप पहाड़ पे गए हो, पहाड़ पे आपको पता है खाना बनाना मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम जैसे ही जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, ये तो हमें पता है। तो पहाड़ पे लो प्रेशर इसका मतलब क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जहाँ पे लो प्रेशर वहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें पता है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट।
तो यानी पहाड़ पे जब आप चावल बना रहे थे तो क्लियर, चावल बना रहे थे तो आपका पानी नॉर्मली आपके घर पे जब पानी को उबालते तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और आपका चावल आराम से हो जाता है, क्योंकि आपके चावल को भी 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन अब जब पहाड़ पे गए तो पहाड़ पे आपका पानी उबलने लगा 80 डिग्री सेल्सियस पे ही। क्लियर, आपका पानी उबलने लगा 80 डिग्री सेल्सियस पे ही। लेकिन क्या चावल 80 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा? नहीं, चावल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं ले जाओ, चावल को कहीं भी ले जाओ उसके 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसीलिए पहाड़ों पे खाना बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ पे प्रेशर कम होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो एयर का दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण कम टेम्परेचर में ही वो पानी बॉयल करने लगता है। यानी नॉर्मली जो घर पे 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता था पानी, पहाड़ पे मान लेते, एग्जांपल लेते, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? चावल नहीं हो पाता है। क्लियर? अब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। सिंपल है, बहुत आसान से एक चीज आपको बता रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट चाहिए कि द चेंज द स्टेट और यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। देखो यहाँ पे बता रहा है, इफ Q इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपल बता रहा है कि आपने ये तो बता दिया कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए उबालने के लिए, यानी जब उबलने लगेगा इसका मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चाहिए ना। लेकिन ये यहाँ पे एक रिलेशन बता रहा है कि कितना हीट चाहिए, जिसके बाद कितना हीट चाहिए जिसके कारण आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर पाओ, जिसके कारण वो लिक्विड गैस में, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपराइजेशन हो जाए। क्लियर? तो देखो, Q एक हीट चाहिए जिससे आपका स्टेट चेंज हो जाता है और वो मास m है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, L इज द लेटेंट हीट। देन ये रिलेशन हमेशा काम करता है, Q इक्वल टू मतलब हीट इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। मतलब जो मास आपका सब्सटेंस है, इतना पानी है, इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब कितना हीट चाहिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हीट आ जाएगा। क्लियर? तो एनी मटेरियल हैव 2 टाइप ऑफ लेटेंट, किसी भी मटेरियल के पास 2 टाइप ऑफ लेटेंट हीट होते हैं, कि मतलब एक होता है फ्यूजन, एक होता है वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? आपको उससे पिघलाना है भाई, आप उसको किसी चीज़ को सॉलिड है इसको पिघलाना है, तो भाई क्या करना है आपको? ऑब्वियसली हीट देना होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, हीट देना होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इस पतीले में आपको बाहर से हीट देना होगा जो आप चूल्हे से देते हो, टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कौन है? 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। अब देखो, अब उल्टा करना है, लिक्विड से आपको कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो आप क्या करोगे? हीट रिलीज करोगे। ध्यान देना, उल्टा हो रहा है। जब अगर सॉलिड से गैस करते हो, सॉलिड से लिक्विड करते हो तो हीट देते हो, यानी हीट देते हो, पॉजिटिव हीट। लेकिन जब लिक्विड से उल्टा होता है सॉलिड, तो हीट क्या होता है? रिलीज होता है, तो माइनस साइन आ जाता है। क्लियर? तो अब देखिए, तो लेटेंट हीट, अगर फ्यूजन की बात करें तो लेटेंट हीट कितना होता है? 80 किलो कैलोरी, या 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो ये फॉर्मूला है ना, हीट इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का यूनिट आप नहीं निकाल सकते, Q अपॉन M। Q का क्या है? Q एक हीट है, हीट को हम कैलोरी, और M क्या है? M एक मास है, इसलिए इसको ग्राम, तो कैलोरी अपॉन ग्राम। तो ये यूनिट भी आपको पता चल गया। इसको आप कन्वर्ट करते हो ना,
तो ये भी आपको पता चलेगा। इसी को कन्वर्ट करके ये एक बार ये याद कर लीजिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है और 1 ग्राम इक्वल टू कितना केजी, या सिंपल 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, ये सब आपको पता है, ये कन्वर्ट करके आप निकाल लोगे। क्लियर। जैसे ये आपको पता है ना कैलोरी, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है आई थिंक 4 पॉइंट कुछ 186 जूल, और इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर। अब इसी तरह वेपराइजेशन का मतलब है कितना हीट चाहिए जब आप एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको हीट देना होगा, लेकिन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो तो हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होगा तो उसको माइनस बोलते हैं। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सिंपल कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होता है या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, सिंपल ये पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन हम बता चुके हैं कि सब्लिमेशन कब होता है, जब सॉलिड से लिक्विड न कन्वर्ट होके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड से नॉर्मली तो लिक्विड कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तब होता है जब, क्योंकि ये बॉयल करना है, ये मेल्ट करना है। तो मान लो ये मेल्ट करना है और फिर इसको बॉयल करते हैं, ऐसे करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आपको मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और मान लो एग्जांपल लेते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस है कि वो बॉयल ज़्यादा जल्दी हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो गया, तो भाई पहले मेल्ट होने से पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का बात है ना कि इससे ये होना जल्दी होगा या इससे ये जल्दी होगा, तो इससे ये जल्दी हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा था, सब्लिमेशन तभी होता है जब बॉइलिंग पॉइंट लेस देन मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सब्लिमेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, कैम्फोर में या आइस में देखने को मिलता है, वैक्यूम में। वैक्यूम में जब आइस को रखते हैं तो पहले क्या हो जाता है, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देते हैं होर फर्स्ट, ये तो उल्टा होता है। होर फर्स्ट का मतलब होता है सीधे रिवर्स प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर टू गैस। कब होता है, जब स्टीम को, ध्यान देना, स्टीम को अगर सीवियर तरीके से जलाते हैं, सॉरी ये लाइन दूसरा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। आपका हाथ जल गया गर्म पानी से, या आपका हाथ जल गया गर्म भाप से, जो वाष्प नहीं होते, लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा दर्द कौन करेगा, गर्म वाष्प करेगा। कि देखो, स्टीम प्रोड्यूस सीवियर वर्न देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मान लेते दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मुझे किससे ज़्यादा वर्न हो सकता है, किससे ज़्यादा हो सकता है, वाष्प से कि मुझे हो सकता है वाटर से, गर्म पानी से हो सकता है या गर्म स्टीम से। तो आप बोलोगे भाई मुझे स्टीम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टीम का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होता है वाटर के रिस्पेक्ट में, अगर सेम टेम्परेचर की बात करें। और इंटरनल एनर्जी वाष्प का ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसकी लैटेंट हीट ज़्यादा है। अभी तो हम देखें लैटेंट हीट ज़्यादा है, क्लियर। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने के कारण इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए आपको वाष्प से आपको अगर प्रॉब्लम होता है, गर्मी लगती है, तो ज़्यादा गर्मी लगेगी या ज़्यादा जला देगा सेम टेम्परेचर पे वाटर के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो पार्ट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स वाला ही रहेगा, बचा रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है सिंपल, सबसे पहले ह्यूमिडिटी का मतलब है कि इस एयर में कितना वाटर ड्रॉपलेट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंपल मतलब है कि भाई अभी कितना इस एयर में वाटर ड्रॉपलेट है और डिवाइडेड बाय इसकी औकात कितनी है। मतलब इस एयर की औकात कितनी है, कितना वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड कर सकता है, वो आएगा नीचे, और अभी कितना है वो आएगा ऊपर। सिंपल वही है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर,
मतलब एटमॉस्फेयर के गिवन वॉल्यूम में, और कितना रिक्वायर्ड है कि वो सैचुरेट हो जाए। औकात का मतलब सैचुरेशन पॉइंट पर कितना, जो मैक्सिमम कितना रख सकता है वो मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ है, इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा जैसे ही पानी आया तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होने लगेगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और बारिश के रूप में, रेनफॉल के रूप में नीचे गिर जाएगा। मतलब इससे कम है, यानी ये सैचुरेशन पॉइंट पे कब पहुंचेगा, ऊपर, मतलब अभी कितना है, यानी अभी कितना इसमें वाटर आ सकता है जिससे ये यहाँ पहुंच सके। क्लियर। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी भी एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका यूनिट आपको पता है भाई, ये यूनिट लेस कॉन्सेप्ट होता है। कैसे, नीचे भी पता है आपको, नीचे भी ग्राम में होगा कि भाई इतना ग्राम प्रेजेंट है, ऊपर भी ग्राम में होगा, तो ग्राम से ग्राम गया नहीं तो गया, तो एक यूनिट लेस कॉन्सेप्ट होता है। इस रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, जिससे परसेंटेज में आ जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इस वाटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ज़्यादा पानी को होल्ड करेगा तो ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा ना। क्लियर। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। एक परफेक्ट सिचुएशन देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम कब होगा, जब प्रॉब्लम कब नहीं होगा, जब एयर कंडीशन हमारे घर का टेम्परेचर होगा 23 से 25 होगा तो हमें सही लगेगा। एक परफेक्ट कंडीशन जो बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 65 के बीच हो और स्पीड ऑफ द एयर कितना हो, 0.75 मीटर पर मीटर से 2.5 मीटर पर मीटर तक हो, तो ये हमारा परफेक्ट कंडीशन हो, तो ये हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे परफेक्ट कंडीशन हमारे लिए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का रूल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम सैटरडे संडे को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद कौन कौन चैप्टर आता है मैं एक बार देख ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम 13 चैप्टर तो कर चुके हैं। तो बायोलॉजी का मैं नोट्स बना रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी हम करा सके, इसीलिए। हीट हो गया, हीट के बाद हमारा होगा मिरर, मतलब लाइट वाला जो टॉपिक है, लाइट एक होगा, लाइट ये 14। लाइट का होने के बाद, लाइट थोड़ा लंबा चैप्टर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 15, और उसके बाद 16 कौन सा है, हाँ करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही है। मतलब 5 चैप्टर है, हो मैं कर दूंगा 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप में से कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है तो कर सकता है, क्योंकि फिर हम लोग और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हमें ख़रीदना है, जिसके कारण थोड़ा कभी कभी वो हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर ख़रीदने में आप मदद कर सकते हैं, तो अगर कंट्रीब्यूशन भी करें तो बहुत मिनिमम करना कोई भी। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।